नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर है हमारे साथ पत्रकार जी अजय जी। अजय जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव सर पर कह लीजिए और यहाँ पर संजय राउत यूबीटी ग्रुप के नेता राज्यसभा सांसद हैं, संजय राउत को ऐसा लगता है कि जो वाराणसी की सीट से प्रधानमंत्री की वो सीट है, प्रधानमंत्री ने जो वाराणसी की काया पलट दी है, विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, वहां की सीट पर टिप्पणी करते दिखाई दिए हैं और कह दिया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी काबिलियत प्रियंका गांधी में है, अगर वाराणसी में प्रियंका गांधी पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़े तो पीएम मोदी हार जाएंगे। उन्होंने रायबरेली की भी बात कर दी, उन्होंने अमेठी की भी बात कर दी जहां से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को खदेड़ दिया। तो ऐसे में पत्रकार जी ये बताइए, वाराणसी सीट की मैं चर्चा आपसे विस्तार में इसलिए चाहूंगी, पूरा देश गवाह है कि किस तरीके से काशी का काया पलट हो गया और पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है। तो क्या टिप्पणी आपकी, क्या वाकई आपको भी लगता है प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ेंगी पीएम के सामने तो पीएम मोदी हार जाएंगे और प्रियंका जीत जाएंगे? क्या कहेंगे इस दर्शक को? देखिए, ऐसा है कि आपको एक चीज बतला दें कि संजय राउत की क्या भूमिका रही, संजय राउत का रोल क्या है। हाँ। हर जगह थिएटर में एक होता है, शेक्सपियर ने एक चीज लिखा है कि हर आदमी अपना एक रोल अदा करने के लिए आया है, एक निश्चित रोल करके। हर एक का रोल है। फिल्मों में प्रेम चोपड़ा का अपना एक अलग रोल था। हाँ। तो उसको ऐसे ही उसमें रखा जाता था, नेगेटिव उस पर। तो प्रेम चोपड़ा बुरा नहीं मानते, तो उनको एक आध पॉजिटिव रोल भी दिए गए, तो बोले हमको उसी में रखिए क्योंकि हमारी गुडविल बनी। तो हर एक का एक रोल होता। असरानी का एक रोल था कि मौज लेने का, केस्टो मुखर्जी का था दारू के उसका, एक और का था वो भी दारू के नशे में दारू का ड्रामा करता था। तो ये रोल होता है। ऐसे संजय राउत का क्या रोल है, हम आपको बता दें कि आपने देखा होगा पहले जो सर्कस आते थे, उस सर्कस में सबसे ज़्यादा लोग देखते थे जोकर होते थे। तो जोकर को देखते थे। जोकर का भी एक रोल, हर नाटक में भी कुछ बरमूडा पहन के आ जाते थे, तो वो नाटक के बीच में जिसमें पर्दा पड़ता था तो आगे आकर के कोई उछल कूद करते थे। तो ऐसे संजय राउत का राजनीति में क्या जोड़ है, हम आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, जो बाल ठाकरे कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले जहां बड़े बड़े लोग सजदा करने जाते थे। अमिताभ बच्चन वहां जाके हाथ जोड़ने जाता था, पैर छूने जाता था। अमिताभ बच्चन की फैमिली के लिए इतना वैसा लिख दिया था सामना ने तेजी बच्चन के लिए कि पूछे नहीं। जब तेजी बच्चन हॉस्पिटल में थी वो देख गए नहीं थे, मगर तब भी गए तो उनके लिए अडवाणी जी, अटल जी वगैरह लोग जाते थे वहाँ। ये पोजीशन उद्धव ठाकरे को भी सम्मान मिला था। उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर मुझसे बात करनी तो मेरे लड़के आदित्य से बात कर लो। मतलब ये उद्धव ठाकरों का वजन था। इन्होंने क्या किया, ये एक बीच में आए। एक्चुअली में संजय राउत को कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े लेवल की बैकिंग है और बहुत बड़े ग्रुप की। तो यहाँ पे 2-3 ग्रुप हैं हिंदुस्तान में। एक राष्ट्रवादियों का ग्रुप है, एक कम्युनिस्टों का है, एक है मुस्लिम लॉबी का, एक है जो बाहर लॉबी है तस्करों की उनका है, और एक माफियाओं वगैरह का है, एक विपक्ष का है। ठीक। संजय राउत राष्ट्रवादी उसके अगेंस्ट में। अगले की खासियत है जितने भी अगेंस्ट में बीजेपी के गुट थे, सबसे अच्छा सामंजस्य है इस लीडर का, मानना पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति का इनको आप दुर्योधन मानिए। अच्छा। चाणक्य तो नहीं कहा जा सकता, दुर्योधन ने भी महाभारत लड़ा है और बहुत कांटे की लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल। और दुर्योधन ने, आप समझ लीजिए, उनको, अभिमन्यु को दुर्योधन ने बिल्कुल वीरगति प्राप्त करा दी थी। ऐसे इनका रोल है। आपको बताना है कि उद्धव ठाकरे को बंगले से बाहर खींच करके, हकीकत है उद्धव ठाकरे बहुत स्वस्थ थे। आज उद्धव ठाकरे अंदर से बीमार हो गए, राजनीतिक रूप से भूल गए, उनकी पार्टी चली गई, पार्टी का नाम बदल गया, झंडा चला गया, सिंबल चला गया, सब कुछ चला गया। बिल्कुल, हाँ। जो व्यक्ति आप समझ लीजिए राजा बनाता था, यही उद्धव ठाकरे चाहते किसी को राजा बना देते, ऊपर से सब कंट्रोल कर लेते। ये सिर्फ संजय राउत का। संजय राउत ने क्या किया, एक घर तो खा गए, अब दूसरे घर में भी। महाराष्ट्र में एक बात कही जाती है कि जैसे यहाँ कहा जाता है डाइन भी एक घर छोड़ देती है, ऐसे महाराष्ट्र में और बिहार में कहा जाता मूसर, मूस। मतलब मैं मुसार जात से नहीं कह रहा हूँ, उससे कोई ना ले। तो मूस जो होते चूहे, उनका भी यही होता है कि उसमें एक होता है छछूंदर,
तो छछूंदर को लोग पसंद नहीं करते हैं, बड़ा बदबू देता है। तो एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर, तो एक घर को जब वो बिल्कुल सत्यानाश कर लेता है तब दूसरे, यही पोजीशन ये कौन होते हैं? प्रियंका गांधी जैसी इतनी बड़ी देश की लीडर, इतने बड़े परिवार की, एक जरा सा महाराष्ट्र का लीडर जो किसी लेवल का लीडर नहीं है, ना वहाँ का जन नेता ना कुछ, अभी उसकी राजनीतिक उम्र ज़्यादा नहीं है, 10 साल से ज़्यादा नहीं है, ना उसका अपना जनाधार है, शिवसेना का बहुत बड़ा जनाधार है, उद्धव ठाकरे को, उनको सत्यानाश करके किसको एडवाइस कर रहा? प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी को जब सोनिया जी एडवाइस नहीं कर पाई तो ये क्या एडवाइस करेंगे? आपको मालूम, मैं एक बात कटु सत्य बतला रहा हूँ, सुन लीजिए। प्रियंका गांधी का ये क्रेज था, अगर प्रियंका गांधी को पहले ले आया जाता तो बीजेपी का मुकाबला करती, मगर बहुत बाद में लाया। राजनीति में या ग्लैमर्स में एक एज होती है, उस एज को प्रियंका जी अब क्रॉस कर चुकी हैं। ठीक है, फिल्मों में इन सब में एक एज हो। दूसरी आपको बता, प्रियंका जी जब आज से 20 साल पहले जहाँ जहाँ गई हैं वहाँ कांग्रेस जीत गई। उस समय लाइन प्रियंका जी के सामने एक प्रॉब्लम भी है कि वो 6 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकती हैं, ज़्यादा मेहनत, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तान में राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, बस बयान उल्टे सीधे देते, कहीं अमेरिका चले जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे, कहीं वो पता चला कि चुम्मा ले लेंगे, कहीं फ्लाइंग किस देंगे, हैं इतना बढ़िया यात्रा करके हैं अपनी सिस्टर का, मतलब वो भी हमारी बहन है, हमारे राष्ट्र की वो है। प्रियंका गांधी का इतने गलत ढंग से इन्होंने किस कर लिया कि ठीक नहीं लगा, मगर तब भी वो लोग अच्छे रहें। प्रियंका गांधी को इसलिए लड़वाना है ताकि प्रियंका गांधी हार जाए, पतन हो जाए और शिवसेना और दल आ जाए। ये संजय राउत की बहुत सोची समझी रणनीति है कि प्रियंका को वहाँ लड़वा दो, प्रियंका चुनाव में फंस जाएंगी, और ये बिल्कुल गलत है। प्रियंका का राजनीतिक कैरियर ये खत्म करना चाह रहा। और आपको बता रहे सोनिया जी की भी एक एज हो गई है, ठीक है, सोनिया जी की एक एज हो गई। संसद में आपने देखा होगा सोनिया जी और मेनका गांधी भी पीछे खांस रही थी, उनकी भी एक एज हो गई, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, इनको लाएंगे। अब आपको बनारस की स्थिति बताए देना, कितनी मतलब भद्दा मजाक किया जा रहा। कांग्रेस का कोई सलाह नहीं दे रहा। रॉबर्ट वाड्रा बेचारा चाहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया, वो कांग्रेस का उन्होंने उत्थान किया तो रॉबर्ट वाड्रा ये भी सोच रहा उसका भी उत्थान हो जाएगा। अब आपको बता दें वहाँ स्थिति क्या है, 63% वोट मिला था बीजेपी को, 63%। दूसरा जो वोट मिला था शालिनी यादव को 18% सपा का। वहाँ पर अगर बनारस में किसी का आधार है तो इसके बाद सपा का। शालिनी यादव बीजेपी में चली गई। शालिनी यादव बहुत मजबूत जमीनी लीडर है वहाँ की, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ टोटल यादव था। शालिनी यादव पूरी लॉबी लेकर के बीजेपी में चली गई, और शालिनी यादव के जाने के बाद सपा का 18% वोट ये बोल गया। ठीक, आज बनारस में पूर्वांचल में जो यादव है वो बटा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं, और पश्चिम में जो यादव है वो पूरा सपा के साथ। अब बनारस में क्या है कि अब मोदी वहाँ कितने, मोदी वहाँ 80% में रन कर रहे हैं, 80%। अजय राय को उन्होंने लड़ा दिया। इसके पहले भी प्रियंका की बात, ये सिर्फ इनको निपटाने। प्रमोद किशन ने बिल्कुल सही बात कही है। प्रमोद किशन ने कहा कि वहाँ उद्धव ठाकरे लड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को लड़ा दे तो फाइट होगी, और उद्धव ठाकरे को दे दें। ये महाराष्ट्र से अपनी सीट बचा नहीं पा रहे हैं। आदित्य की सीट के अलावा कोई भी सीट इस समय ये जीत नहीं रहे। सिर्फ इनका बेटा जो है वो उसका जो ठाकरे का बेटा है उद्धव का, वो फाइट पे रहेगा, नहीं तो हर सीट ये हार रहे हैं। आपको आगे जो है अजीत पवार और ये पर्रिकर और ये राणे, ये सारे लोग साथ में शिंदे सब एक साथ हो जाएंगे, एक एक सीट ये जीत जाएंगे, इनका गठबंधन हो जाएगा। पूरा महाराष्ट्र बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा गठबंधन। और शरद पवार की सीट को जिता दे, आपस का इंटरनल गठबंधन हो जाए, शिवसेना को लोग निपटा देंगे। ठीक है, और निपट गई वो शिवसेना उद्धव वाली। ये अपने यहाँ के नहीं दूसरे के यहाँ का कह रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा क्या कहना है, चलिए ठीक है, कांग्रेस के लिए उन्हें बेहतर योजनाएं बनाएंगे, वो इसलिए कहना है कि उनके लिए योजना बन जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा को जरूर अगर हरियाणा से आप लड़ा दीजिए तो अगला जीत जाएगा, जहाँ पे इनको ज़मीन मिली थी, डीएलएफ मिला था। मगर संजय राउत ये भद्दा मजाक कर रहे हैं। दूसरे की थाली सबको अच्छी लगती, अपनी थाली अच्छी नहीं लग रही है। अब आपको बताना है बनारस में पोजीशन क्या, मैंने आपसे कहा 80% वोट मिलेगा। क्यों? बनारस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वहाँ 80 घाट है। मोदी जब 2014 में आए, 2014 से 19 के बीच में उन्होंने वहाँ पे काफ़ी योजनाएं की।
क्योटो शहर बनाने का वो किया और काफ़ी कुछ तक काम किया, मगर वो काम सभी फुल पोजीशन पे नहीं आ पाया था। आज बनारस आपको बताने 9 साल में इतना डेवलप हो गया, यूपी में सबसे ज़्यादा डेवलप हो गया, सबसे ज़्यादा जहाज बनारस में उतरते, सबसे अच्छा हवाई अड्डा वहाँ पे आप समझ लिए, इतने अच्छे अच्छे पानी के जहाज आ गए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बोट आ गई हैं कि पूछे नहीं। 80 के 80 घाट मेंटेन हो गए। वो जो वहाँ का मंदिर था वो सोने के उसमें हो गया। बिल्कुल। और ज्ञान वापी मस्जिद जो था, जो डिस्प्यूट था, उसमें आप समझ लिए कोई वो नहीं है। और जो वहाँ पर था मंदिर आज इतना विशाल हो गया, पब्लिक जाके ही देखती है यहाँ की रोड क्या हो गई। आज वहाँ पर जो बनारस है, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान का गर्व हो गया। साउथ का जाने कितना आदमी वहाँ के मंदिरों में 80 घाटों में है। वहाँ बंगालियों का ये आप समझ लिए स्थान थे, मोदी ने दिलाए। आज वहाँ बंगाली कम से कम 15,000 और आ गया। और पहले से रहता था, गुजराती रहता था, कर्नाटक के रहते थे, आंध्रा के रहते थे, और वहाँ के रहते थे त्रिवेंद्रम के। और ये जो जहाँ से ये अपना वो आया है, वो जो एक दंड आया इसमें, राजदंड, इसमें वो भी जो उनका भी यहाँ पे बाकायदे स्थान दिया। आज बनारस आपको बताना है वास्तव में नेशनल राजधानी हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी तो बनारस के लोग ये कहते हैं, बनारस का मुस्लिम भी आज ये कहता है कि अगर मोदी चलेंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। आज सीवरेज सिस्टम हर मतलब जो माइनर चीजें हैं उनको मोदी ने ठीक कर दिया। तो वहाँ की जनता आज 80%। कितना भद्दा मजाक संजय राउत कर रहे हैं, अपने घर पे एडवाइस ने अपने घर पे आग लगा करके ये दूसरे के घर पे आग लगाने चले। वास्तव में इनकी पोजीशन ये है, एक चमगादड़ था कि पक्षियों और जानवरों में लड़ाई हुई तो चमगादड़ दूसरी तरफ। आप ये नोट कर लीजिए, विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद संजय राउत का घर जो है वो कहाँ होगा हम नहीं कह सकते, मगर लोग मिलने जाएंगे, मिलाई करेंगे, टाइम लगेगा मिलने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बनारस की जो काया पलट पीएम मोदी ने की है, और देखिए अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो बनारस मेरा आना जाना होता है, मेरा वहां घर है, और जिस तरीके से मैंने वहां डेवलपमेंट देखा, बदलाव देखे हैं, ये वाकई सराहनीय कार्य पीएम मोदी के द्वारा किए गए हैं। और जिस तरीके से गलियों को साफ किया गया, मंदिरों को भव्य किया गया, इससे पर्यटक आते हैं। और देखिए एक बनारस में कहा जाता है कंकर कंकर में शंकर, और देखिए सर वहां पर कहा जाता है कि वहां एक एक कंकड़ में शिव जी का वास है, और शिव जी का वास बनारस में है, काशी है, इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य बनाया गया। तो देखिए बनारस की काया पलट तो वाकई में हुई है, और उस सीट के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीतेगी। अब मैं जरूर चाहूंगी आपके इसमें राय, और आपकी जो भी राय इस पर रखे। और देखिए सर आपने बड़ी विस्तृत जानकारी दे दी, संजय राउत को बता दिया कि उन्होंने राजनीति में क्या किया है और आगे उनका हश्र क्या होगा। देखने वाली बात होगी, अंजाम तो देखिए तय नहीं किया जा सकता है कि आगे किसका अंजाम क्या होगा, लेकिन इस बात पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। बनारस की सीट पर, वाराणसी की सीट पर क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस मात देगी पीएम मोदी को? जरूर बताएं। आपका शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए, और आप सभी का एक बार फिर से आभार।